और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एसे इन CSS। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश एसे है क्या। इंग्लिश एसे आपका CSS में वो पेपर है जिसने आपको CSS में लार्जली पास करवाना है या फिर फेल करवाना है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंग्लिश का एसे आपका पहला पेपर है और पहले पेपर में अगर हम पिछले सालों के रिजल्ट्स उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा लोग इंग्लिश एसे में फेल हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हम पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के ट्रेंड देखें तो लार्जली इंग्लिश एसे का ही वो पेपर है जिसने आपको पास करवाना होता है या फेल करवाना होता है, और ये होता भी आपका पहला पेपर है। तो अगर आपका ये पहला पेपर आपका अच्छा हो जाए तो आपके बाकी के जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उन पर बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और अगर आपका ये पेपर ही बुरा हो जाए तो फिर आपको बाकी पेपर्स ऑब्वियसली वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए बाकी पेपर्स भी आप उस तरह से एफर्ट पुट नहीं करते, उस तरह से कोशिश नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश एसे में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और अगर आपने पास करना है तो कैसे पास करना है। तो हमारा पहला लेक्चर इसी पे है कि इंग्लिश एसे क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमने ये की कि इंग्लिश एसे में लोग 90 से ज़्यादा % लोग फेल क्यों हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि इंग्लिश एसे का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक होता है। 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने उनमें से एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है। 10 टॉपिक्स में से जब आपने एक टॉपिक सिर्फ अटेम्प्ट करना है तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, गलती की गुंजाइश मिनिमम हो जाती है। अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक है तो आप पेपर पास कर जाएंगे, और अगर वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया या किसी फॉर अदर रीजन वो आपको गलत हो गया क्वेश्चन, तो आप वो पूरा पेपर फेल कर जाते हैं। और CSS में अगर आपका एक पेपर भी फेल है तो बाकी में बेशक आपका टॉप हो, आप ऑब्वियसली CSS क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले यही बात करनी है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग 3 काम नहीं करते। कौन से 3 काम नहीं करते मैं बताता हूँ। पहला काम वो नहीं करते कि वो सिर्फ इंग्लिश एसे का ऐसा पेपर है कि जिसकी वो तैयारी नहीं करते, इंग्लिश एसे को पढ़ते ही नहीं है, वो 11th आवर पे छोड़ देते हैं कि इस पेपर की हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहेंगे, CSS में पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करेंगे, लेक्चर्स देते रहेंगे, और इंग्लिश एसे की अलग से तैयारी नहीं करेंगे। हालांकि सबको पता होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर भी यही है, इसी ने फेल करना है, इसी ने पास करवाना है, लेकिन फिर भी वो इस एसे के पेपर को छोड़ के बाकी सब पेपर की ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, उनके लिए ज़्यादा पढ़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस की मैंने बात की तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि इसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते। एक तो आपने सबसे पहले एसे को स्टडी करना है, आपने देखना है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, जब आपने वो ज़रूरियात जान ली हैं तो आपने उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। ये स्विमिंग की तरह है कि अगर आप स्विमिंग करने गए हैं और आपको मैं बताता रहूं कि स्विमिंग करें स्विमिंग करें स्विमिंग करें, तो आपको उससे स्विमिंग नहीं आ जाएगी। आपको उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा पानी के, और फिर जाके आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे और गलतियों के बाद सीखेंगे। तो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको इवेल्युएशन की भी जरूरत है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो ठीक प्रैक्टिस हो रही है या फिर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको स्विमिंग खुद ही से आ जाए, आपको कोई बताएगा कि आपने हाथ ऐसे मारना है, ऐसे करना है, फिर आप बेहतर सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, आपको कंपैरिजन का एक क्राइटेरिया मिलता है। इसी तरह मैं आपका टीचर, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश एसे के पेपर को किस तरह से लेके चलना है, आपने इसमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो इंग्लिश एसे के पेपर में हमने क्या क्या चीजें करनी है। अगर हम FPSC की वेबसाइट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और इंग्लिश एसे का सिलेबस देखें तो उन्होंने 3 से 4 चीज़ें मेंशन की हैं। उन्होंने इंग्लिश एसे के पेपर में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया कि आपने ये किताबें पढ़नी है, ये करना है। उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें की हैं, उसमें सिर्फ 3-4 बुलेट्स में बातें की हैं। देव टोल्ड कि आपने उसमें आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश की टेक्निकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है? अगर इन बातों का मतलब मैं आप लोगों को सिंपल लफ्जों में ब्रेक डाउन करूं तो वो 3 चीजें बनती हैं। वो 3 चीजें क्या बनती हैं? सबसे पहली चीज है उसमें बेसिक इंग्लिश। आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बेसिक इंग्लिश का क्या मतलब है? बेसिक इंग्लिश का मतलब यही है कि आपका ग्रामर ठीक होना चाहिए, आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए,
आपके आर्टिकल्स ठीक होने चाहिए, आपको डायरेक्ट का पता होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव का पता होना चाहिए, आपको कैपिटल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स, पंक्चुएशन, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्होंने 3-3, 4-4 साल सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी की हुई है और आपको नहीं पता कि उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। तो अगर आप अपनी बेसिक इंग्लिश में मिस्टेक्स करेंगे तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो निगलेक्ट कर देगा एग्जामिनर, उसको पढ़ेगा नहीं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बेसिक इंग्लिश पे गौर व फिक्र करना है, अपनी इवेलुएट करनी है बेसिक इंग्लिश कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है इसके लिए? दूसरी चीज़ ज़रूरी है कंटेंट, जिसको एफपीएससी ने कहा है कि रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कंटेंट कहाँ से आता है? कंटेंट आपके पास आता है अखबारों से, मैगजीन से, डॉक्यूमेंट्रीज से, आप टॉक शोज देखते हैं। फिर आप सीएसएस की जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू से ही जितनी भी किताब पढ़े हैं और जिंदगी में भी आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप समझते हैं कि ये शायद यहाँ पे यूज नहीं हो सकती, हर चीज यहाँ पे यूज हो सकती है। तो कंटेंट बेसिकली वो सब चीजें हैं जो आपने जिंदगी में अब तक पढ़ी हैं या फिर इस तैयारी को यहाँ से इससे आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब कंटेंट है आपका। इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका ऐसे बहुत वीक हो जाएगा, आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकेंगे अपनी बात को। लॉजिकली प्रूव करने का नाम ही ऐसे है। ऐसे की डेफिनेशन ही ये है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को विद योर एविडेंस आप अपनी बात को प्रूव कर दें। इसीलिए कंटेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। और जो तीसरी चीज है वो चीज है स्ट्रक्चर, जिसको एफपीएससी ने टेक्निकल ट्रीटमेंट का नाम दिया है। स्ट्रक्चर क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं तो किस तरह लिख रहे हैं, आप आर्गुमेंट लिख रहे पेश कर रहे हैं, उसमें क्या उसमें कोहेरेंस है, क्या वो एक वेग बॉडी की तरह तो नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, आइडियाज का फ्लो करना चाहिए, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि एक बात आपने यहाँ पे लिख दिया और उस बात का आधा हिस्सा आपने किसी अगले पेज पे लिख दिया है। आपकी थॉट्स एक सीक्वेंस में फ्लो करनी चाहिए। उसका फिर एक स्ट्रक्चर जो बेहतर स्ट्रक्चर समझाया जाता है वो मैं आप लोगों को सबको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितना अहम है इंट्रोडक्शन आपका, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी, आपकी बॉडी क्या होती है ऐसे की, और बॉडी डेवलप कैसे करनी है, आपकी पैराग्राफ की ट्रांजिशन कैसे होगी, और आपकी फिर इवेंचुअली कंक्लूजन कैसे आएगा। तो ये सब वो स्ट्रक्चर है जिसको एफपीएससी आजकल पसंद किया जाता है और एक लार्जली एक तरीका जो वेल रिकग्नाइज तरीके जो एफपीएससी पसंद करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि वो आपको पास कर दे, उसने क्या उम्मीद लगाई होती है कि जब मैंने ये पेपर खोला है तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि मैं इसको पास कर दूं, क्या नहीं मिलेगा तो मैं इसे फेल कर दूंगा। 40 और 39 की सिर्फ गेम है, तो 40 उसने कब देने और 39 उसने कब देने हैं। 40 उसने तब देने हैं कि जब आपको मैंने ये तीन चीजें जो बताई हैं जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश, आपका कंटेंट और आपका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बैलेंस्ड होंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपकी वीक है तो आपके पास करने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। वो क्यों मिनिमम हो जाएंगे? अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, इतनी ज़बरदस्त अंग्रेजी है, कहीं लिखते भी होंगे, लेकिन एफपीएससी को जो तरीका पसंद है, जो वो रिकमेंड करती है, जो वो चाहती है कि इस तरह का हमें ऐसे मिलना चाहिए, वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करते लोग, और इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। फिर हम इस तरह भी देखते हैं कुछ लोगों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इतना जबरदस्त कंटेंट होता है, इतनी किताबें पढ़ी होती हैं उन्होंने, हम कहते हैं कि यार क्या जबरदस्त आर्गुमेंट है इसका, लेकिन फिर भी वो पास नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं पास कर पाते? क्योंकि वो भी अपने स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और उनको ये पता होता है कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस क्या होता है, लेकिन उनको अपनी बात प्रूव भी नहीं करनी आती, वो आर्ग्यूमेंट को बैक नहीं कर सकते एविडेंस के साथ। तो हमने इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस रखना है और इनमें से एक भी चीज़ की हमने कमी नहीं होने देनी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने तीनों चीज़ों का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है और आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर जो एफपीएससी को चाहिए उसका आपने कैसे आपने उस पर पूरा उतरना है। उसके बाद हम अगली बात करें तो लोग अक्सर होते हैं, हम जाते हैं किसी के पास तो हमें बताते हैं कि आप ये मेन टॉपिक्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो इनको याद कर लें, ये आपको मैं ऐसे लिख के देता हूँ और क्या वो आप ये ऐसे याद करेंगे तो आप पास हो जाएंगे।
یہ ایک بڑی ایک غلط سی اپروچ ہے اور اس کو بالکل بھی ایڈمائر نہیں کرنا چاہیے. بہتر کیونکہ آپ کو اس بات میں بڑا ایک کلیئر لائن اس میں لگانی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹاپک کیا چیز ہے اور کوشچن کیا چیز ہے. ٹاپک یہ بھی ہو سکتا ہے کشمیر ایشو از اے ٹاپک. اب اگر 2015 سے پہلے کے آپ ایک پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سے ہو سکتا تھا کہ کشمیر ایشو پہ ڈائریکٹ ہی کوئی کوشچن آ جائے. تو اس میں جو آپ نے چیز یاد کی ہوئی تھی تو وہ آپ دوبارہ لکھ سکتے ہیں. آپ کوئی یاد کر کے لیں اور آپ کا تکا چل گیا تو آپ وہ یاد کی ہوئی چیز وہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیں تو کیا پتہ کامیاب ہو جائے. لیکن کشمیر ایشو از اے ٹاپک. اور 2016 کے بعد سلیبس چینج ہونے کے بعد اینالیٹیکل اپروچ کو بڑا زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ اس ٹاپک کے اندر سے کیا کوشچن بن سکتا ہے. یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ از کشمیر ایشو اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ ان ساؤتھ ایشیا. تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا کوشچن بن جائے گا. تو آپ نے بیسیکلی ٹاپک اور کوشچن کے اندر ایک بڑی کلیئر ڈویژن رکھنی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹاپک پریپیئر کیا اور اس کے اندر سے جب کوشچن بن کے آئے گا تو آپ نے اپنے ٹاپک سے کیا کیا چیزیں اٹھا کے اس کوشچن کے اندر ڈالنی